नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आधी रात की खामोशी को अचानक दरवाजे की घंटी ने चीर दिया। सुनसान घर में गूंजती हुई वह आवाज किसी अनहोनी की आहट जैसी लगी। शारदा जी घबराकर उठ बैठी। दीवार पर टंगी घड़ी की ओर नजर गई। रात के पूरे 11 बज रहे थे। इस समय कौन हो सकता है? उनके मन में एक साथ न जाने कितने सवाल उमड़ पड़े। पिछले कुछ दिनों से आसपास चोरी डकैती की खबरें सुन सुनकर उनका दिल पहले ही सहमा हुआ था। डरते डरते भी उन्होंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जिसके कंधे झुके हुए थे। कौन है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला, बस धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दे रही थी। शारदा जी ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंखें फटी ही रह गई। सांस जैसे गले में अटक गई। अवनी! उनकी आवाज कांप उठी। सामने उनकी बेटी अवनी खड़ी थी, एक हाथ में अपने 1 साल के बेटे को संभालते हुए और दूसरे हाथ में एक बैग लटकाए, जो साफ बता रहा था कि वह जल्दबाजी में घर से निकली है। वह बुरी तरह थकी, टूटी और बिखरी हुई लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर आंसुओं की सूखी लकीरें थी, होठ फटे हुए और कांप रहे थे। शारदा जी ने उसे सिर से पांव तक देखा। उनकी आंखें सवालों से भरी थी, लेकिन अवनी बिल्कुल चुप थी। बिना कुछ कहे उसने अपने बेटे को शारदा जी की गोद में थमा दिया और सीधे कमरे की ओर बढ़ गई। बिस्तर पर ऐसे गिरी मानो किसी ने जड़ से काटकर पेड़ गिरा दिया हो। उसकी सिसकियां कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। शारदा जी कुछ पल स्तब्ध खड़ी रही, फिर बच्चे को सीने से लगाकर अवनी के पास आ बैठी। उन्होंने उसके माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? अवनी और सिमट गई। शारदा जी का मन आशंकाओं से भर उठा। उन्होंने एक साथ कई सवाल पूछ डाले। क्या हुआ? कहाँ से आई है? इस वक्त अकेली क्यों है? क्या अपने ससुराल से चली आई है या कोई और बात है? आरव कहाँ है? कुछ बताएगी भी या नहीं? लेकिन अवनी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बच्चा रोने लगा। शारदा जी जल्दी से उसके लिए दूध बनाकर लाई। बच्चा दूध पीते ही मीठी नींद में सो गया। उन्होंने प्यार से उसके ऊपर चादर ओढ़ाई, माथे पर हाथ फेरा और एक लंबी सांस ली, मगर उनकी अपनी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रात यूं ही करवटें बदलती बीतती रही। अवनी कभी सिसकती, कभी चुप हो जाती, तो कभी माँ की गोद में सिर रखकर सुकून तलाशने लगती। बीच में नींद उसे अपने आगोश में ले लेती। सुबह की पहली किरण के साथ ही शारदा जी ने बिना वक्त गवाए एक नंबर डायल किया, सविता जी का। शारदा जी जानती थी कि अगर कोई अवनी की चुप्पी को तोड़ सकता है तो वह सविता जी ही है। हेलो बहन जी। शारदा जी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैं शारदा बोल रही हूँ। जी कहिए। आज सुबह सुबह कैसे याद किया? उधर से सविता जी ने चिंतित स्वर में पूछा। अवनी रात को यहाँ आ गई है, अकेली, अपने बेटे आरुष को लेकर। कुछ बोल नहीं रही, बस सारी रात रोती रही। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। आप आ सकती हैं? शारदा जी की कांपती आवाज सुनते ही सविता जी और उनके पति महेश जी बेचैन हो उठे। क्या बात है शारदा बहन, अवनी ठीक तो है ना? सविता जी ने घबराकर पूछा, लेकिन जवाब सुने बिना ही उन्होंने महेश जी की ओर देखा। हम अभी आते हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लगभग आधे घंटे बाद सविता जी और महेश जी शारदा जी के दरवाजे पर खड़े थे। घर के अंदर कदम रखते ही उनकी नजर अवनी पर पड़ी। अवनी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें सूनी थी और चेहरा पीला पड़ चुका था। सविता जी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। वह तेजी से अवनी के पास पहुंची और अपनी बाहों में भर लिया। अवनी मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझे? ऐसी कौन सी बात थी जो तूने हमें भी नहीं बताई? अवनी, जो अब तक अपने आंसू को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, सविता जी के गले लगते ही बिखर पड़ी। माँ जी, वह बस इतना ही कह पाई और फिर फूट फूट कर रोने लगी। सविता जी की आंखें भी छलक उठी। उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। बस मेरी गुड़िया, अब बस ठीक हो जाएगा। तू अपने घर में है,
अपने लोगों के बीच में है, अब तुझे कोई दुख नहीं छू पाएगा। लेकिन सविता जी का मन जानता था कि ये आंसू किसी मामूली बात के नहीं थे। अवनी की इस हालत के पीछे कोई बहुत गहरा घाव छिपा था। शारदा जी और महेश जी भरी आंखों से यह दृश्य देख रहे थे। दरअसल अवनी का सविता जी और महेश जी से खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वह उन्हें अपने सगे माँ बाप से भी बढ़कर मानती थी। उनके बीच आत्मा का रिश्ता था। एक समय था जब अवनी ने सविता जी और महेश जी के घर बहू बनकर कदम रखा था। वह उनके इकलौते बेटे आरव की जीवन संगनी बनी थी। कभी वह उस घर की रौनक हुआ करती थी। सविता जी और महेश जी उसे अपनी बेटी से बढ़कर प्यार करते थे। अवनी का भी उनसे अटूट लगाव था। हंसता खिलखिलाता परिवार, घर में हंसती गूंजती हंसी, हर सदस्य के बीच अथाह प्रेम। आरव का हर वक्त मजाक करना, छोटी छोटी बातों पर अवनी को छेड़ना और फिर सविता जी का अपने बेटे को डांटकर बहू का पक्ष लेना, सब किसी खूबसूरत सपने जैसा था। आरव एक आदर्श पति था, नेक दिल, समझदार और बेहद प्यार करने वाला। वह अक्सर मुस्कुराकर कहता, अवनी तुम चांद भी मांगोगी ना तो तुम्हारे लिए वह भी तोड़ लाऊंगा। तब अवनी को लगता था कि भगवान ने उसकी तकदीर बड़े प्यार से लिखी है, लेकिन शायद नियति को यह खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि एक रात आरव की कार एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गई। सविता जी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। बेटे के गम ने महेश जी की कमर हमेशा के लिए झुका दी और अवनी, वह तो जैसे भीतर से पूरी तरह टूट गई थी। वह न रोई न बोली, बस घंटों छत को निहारती रहती। कई दिनों तक उसकी आंखें पथरा गई थी, लेकिन फिर सविता जी और महेश जी ने खुद को संभाला। उन्होंने ठान लिया कि अवनी को इस तरह बुझने नहीं देंगे। वह हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, सविता जी ने दृढ़ स्वर में कहा था, और हमारी बेटी सारी उम्र यूं अकेली रहे यह हम कभी नहीं होने देंगे, और बेटी जीवन भर विधवा बनकर रहे यह हमसे देखा नहीं जाएगा। महेश जी ने एक दिन शारदा जी से कहा था। शारदा जी ने भी सहमति में सिर हिला दिया था। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। शालीन, पढ़ा लिखा आरव नाम का युवक, परिवार संपन्न, बातचीत में मधुर। सबने सोचा यही वह नाव है जो अवनी को फिर से जीवन की धारा में पार लगा जाएगी। शादी हुई, न अधिक धूमधाम न कोई शोर शराबा। शादी के बाद 3-4 महीने तक सब कुछ सामान्य सा दिखता रहा। हालांकि सास और ननद का व्यवहार अवनी के प्रति विशेष अच्छा नहीं था, लेकिन आरव व्यवहार में शांत और सौम्य प्रतीत होता था। अवनी को लगा शायद पिछली जिंदगी के बाद उसकी किस्मत ने दोबारा करवट ली है। शादी से पहले अवनी एक निजी कंपनी में कार्यरत थी, पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर। शादी के बाद भी उसने अपने करियर को जारी रखने की इच्छा जताई, और आरव जो अब उसका पति था, उसने शुरुआत में कोई आपत्ति नहीं जताई। अवनी ने जब ससुराल में कदम रखा तो उसके व्यवहार, सलीके और विनम्रता ने सब रिश्तेदारों का मन जीत लिया। वह बोलचाल में सौम्य थी, काम में निपुण और स्वभाव से बेहद विनम्र। जल्दी ही वह आसपास चर्चा का विषय बन गई। मोहल्ले की महिलाओं के साथ उसकी अच्छी बोलचाल हो गई थी। रिश्तेदारों के बीच उसकी तारीफें होती। ऑफिस में भी उसके काम को सराहा जाता। लेकिन यही तारीफें आरव को अखरने लगी। उसके भीतर एक विचित्र सी ईर्ष्या घर कर गई थी, एक अनकही असुरक्षा जो समय के साथ बढ़ने लगी। अवनी मेहनती थी और अपने काम में निपुण थी। कुछ समय बाद जब उसे प्रमोशन मिला तो आरव के भीतर दबा हुआ असंतोष खुलकर सामने आने लगा। उसे यह स्वीकार करना कठिन था कि उसकी पत्नी उससे ऊंचे पद पर पहुंच गई है। धीरे धीरे उसने घर में कलेश करना शुरू कर दिया। किसी बात पर उखड़ जाना, मौन रहकर मानसिक दबाव बनाना, तंज कसना। अवनी सब कुछ चुपचाप सहती रही। उधर उसकी सास और ननद तो पहले ही उसके बाहर जाकर नौकरी करने के खिलाफ थी। बहू का बाहर जाना उन्हें अपनी पारंपरिक सोच के विरुद्ध लगता था। वे बस यही चाहती थी कि अवनी आम बहू की तरह घर पर रहकर घर के काम संभाले और दिन रात ससुराल वालों की सेवा करे। आखिरकार आरव का दबाव और सास ननद के ताने अवनी के लिए असहनीय हो गए।
एक रात आरव ने चिल्लाते हुए कहा, या तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी या फिर इस घर को। अवनी ने दिल पर पत्थर रखकर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उसने सोचा शायद यह बलिदान उसकी गृहस्थी को बचा लेगा, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। नौकरी छोड़ने के बाद घर के अतिरिक्त आमदनी बंद हो गई। सास ने नौकरों को यह कहकर हटा दिया कि जब बहू घर में है तो नौकरियों की क्या जरूरत। सुबह 5 बजे से लेकर रात तक वह एक के बाद एक काम में जुटी रहती। झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना, कपड़े, मेहमान नवाजी। फिर भी सास और ननंद को उसके हर काम में कमी दिखती। ताने और गालियां हर दिन का हिस्सा बन गए। आरव जो घर लौटता माँ और बहन उसके कान भर देती, तेरी पत्नी को कुछ आता ही नहीं, सारा दिन बस आराम करती है। यही लड़की मिली थी ब्याह कर लाने को, कामचोर है एक नंबर की। बहन भी आग में घी डालती। फिर आरव भी अवनी पर बरस पड़ता, तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, चाय में चीनी ज्यादा है, और रोटियां तो ऐसे लग रही है जैसे 2 दिन पहले की बनी हो। कभी कभी तो वह खाने की थाली भी फेंक देता। रसोई में काम कर रही अवनी आवाज सुनते ही कांप जाती। वह चुप रहती, शांति और मर्यादा के नाम पर सब सह लेती, यह सोचकर कि कम से कम उसकी गृहस्थी बची तो रहे। वह नहीं चाहती थी कि उसके मायके वालों को कोई तकलीफ हो, मगर ससुराल वालों को इसकी परवाह नहीं थी। अवनी जितना चुप रहती, उनका अत्याचार उतना ही बढ़ता जाता। उसकी चुप्पी को वे उसकी कमजोरी समझने लगे थे। लेकिन अवनी कब तक सहती? आखिर कब तक वह अपमान और तिरस्कार के घुट पीती रही? दिन बीतने के साथ हालात और बदतर होते गए। पति का साथ ही न हो तो औरत किसके सहारे टिके? हार कर उसने एक दिन अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे सारा दिन गालियाँ और ताने सुनने पड़ते हैं। आरव भी सिर्फ अपनी माँ और बहन की सुनते हैं। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं, मेरा दम घुटता है यहाँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। उधर से शारदा जी ने समझाया, नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब तो माँ बनने वाली है और शायद पिता बनने के बाद आरव के मन में कुछ परिवर्तन आ जाए। ससुराल वालों की नजरों में भी तेरी अहमियत बढ़ जाएगी, थोड़ा और सब्र कर। अवनी ने माँ की बात मान ली। उसने फिर से अपने दर्द को सीने में दबा लिया। कुछ समय बाद अवनी ने बेटे को जन्म दिया। उसका नन्हा सा चेहरा देखकर उसकी आंखें भर आई। कुछ दिन वह मायके में रही। वह जानती थी कि ससुराल में उसे आराम नहीं मिल पाएगा, मगर उसे वहां रहने ही नहीं दिया गया। घर के काम कौन करेगा? सास ने कहा तो आरव उसे वापस ले आया। नन्हे आरुष के आने के बाद भी ससुराल वालों में कोई बदलाव नहीं आया। आरव को अपने बेटे से कोई विशेष लगाव नहीं था। वह रात रात भर बाहर रहता और जब घर लौटता तो अपना गुस्सा अवनी पर निकालता। सास और ननंद तो पहले से ही उससे चिढ़ी हुई थी। दिन रात बच्चे को अकेले संभालने के कारण अवनी घर के ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। फिर सास चिल्लाती, यह तो जैसे अनोखी माँ बनी है, हमने भी बच्चे पाले हैं, हम तो घर के सारे काम करते थे। आरव अब और ज्यादा बेरहम होता जा रहा था। उसका साया भी अवनी और आरुष पर नहीं पड़ता था, न कोई प्यार न कोई फिक्र। अवनी अब दोहरी जिम्मेदारियों में जकड़ गई थी। वह दिन रात आरुष को संभालती, साथ ही घर के सारे काम निपटाती और फिर भी उल्हाने सुनती। एक दिन आरुष की तबीयत खराब थी। सर्दी जुकाम ने उसे बेचैन कर रखा था और वह जोर जोर से रो रहा था। अवनी ने जल्दी जल्दी रसोई में सब्जी बनाई, आटा गूंथा और फिर आरुष को गोद में लेकर उसे थपथपाने लगी। पिछली रात भी वह आरुष की बेचैनी के कारण सो नहीं पाई थी। उसकी आंखें थकान से भारी थी और जैसे ही आरुष की सांसें स्थिर हुई, अवनी की आंख लग गई। वह पलंग पर आरुष को सीने से लगाए सो गई, मगर उसकी नींद ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। उसकी आंख खुली तो बाहर जोर जोर से आवाजें आ रही थी। उसका दिल धक से रह गया। उसकी सास और ननंद फिर वही रट लगाए हुए थी। देखो, सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पर छोड़ दी, खुद महारानी बनकर सो रही है। क्या इसीलिए तेरा ब्याह रचाया था कि बहू के आने के बाद भी हमें काम में खटना पड़े? ननंद बोली, भैया, तुम्हारी पत्नी को तो बस बच्चे से मतलब है, घर की कोई परवाह नहीं।
अवनी ने आरुष को पालने में लिटाया और रसोई की ओर बढ़ी, लेकिन वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि आरव ने उसे देखते ही आग उगलनी शुरू कर दी। तुझे शर्म नहीं आती? सारा दिन सोती रहती हो और मेरे घर वालों को भूखा रखती है। यह तेरा ससुराल है या मायका? अवनी ने कांपते स्वर में कहा। आरव, आरुष बीमार है, उसे सर्दी जुकाम है। वह सारी रात रोता रहा। मैं बस थोड़ी देर को। मगर आरव ने उसकी बात बीच में ही काट दी। इतना भी नहीं संभलता तुझसे। जब देखो बच्चे के बहाने आराम फरमाती रहती है। घर में कोई काम धंधा नहीं रह गया क्या? रोटी सब्जी कौन बनाएगा? तेरा स्वर्गवासी बाप। उसकी आवाज में इतनी बेरुखी थी कि अवनी का दिल चकनाचूर हो गया। उसने आरुष का हाल जानने के बजाय उस पर और गुस्सा निकाला। जा खाना बना, और हाँ, अगली बार माँ की शिकायत नहीं आनी चाहिए। अवनी ने आंसुओं को पीते हुए रोटियां बनाई, सबको खाना परोसा और फिर आरुष को संभाला। एक दिन बीत गया, मगर अगली शाम आरुष की हालत और बिगड़ गई। उसका बुखार 103 डिग्री तक पहुंच गया था। अवनी ने घबराकर आरव को फोन किया। आरव, आरुष को बहुत तेज बुखार है, प्लीज जल्दी घर आ जाओ, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। मगर आरव ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं अभी व्यस्त हूँ, खुद देख लो, और फोन काट दिया। अवनी का दिल बैठ गया। वह आरुष को गोद में लिए बाहर निकली ऑटो की तलाश में, मगर कोई ऑटो नहीं मिला। आरुष जोर जोर से रो रहा था। तभी पड़ोस की शर्मा आंटी ने उसे देखा। अरे अवनी, क्या हुआ? बच्चा इतना क्यों रो रहा है? उन्होंने पूछा। आंटी, आरुष को तेज बुखार है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना है, मगर ऑटो नहीं मिल रहा। शर्मा आंटी ने तुरंत अपने बेटे को आवाज दी। रोहन, गाड़ी निकाल, अवनी को अस्पताल ले चल। रोहन ने अवनी और आरुष को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने आरुष को दवाएं दी। तब जाकर अवनी ने राहत की सांस ली। रात के 9 बजे वह आरुष को गोद में लिए घर लौटी, मगर उसे नहीं पता था कि घर में एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था। अवनी जैसे ही घर में दाखिल हुई, उसकी सास और ननद उस पर टूट पड़ी। कहाँ घूम रही थी इतनी रात को? सविता जी चीखी, हमारी नाक कटवा दी तूने। ननद भी बेशर्मी से बोली, अच्छा, पड़ोस के लड़के के साथ गाड़ी में घूम रही थी? शर्म हया सब बेच खाई है क्या? अपना नहीं तो कम से कम अपने ससुराल वालों की इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। अवनी स्तब्ध रह गई। सास और ननद द्वारा कही गई एक एक बात उसके दिल में गहरे जख्म दे रही थी। फिर भी उसने संयम रखते हुए कहा, माँ जी, आरुष को बुखार था, मैं उसे अस्पताल ले गई थी। रोहन भैया ने मदद की, वरना। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही आरव ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चुप कर जा, बेशर्म हो गई है तुझे? शर्म नहीं आई? किसी गैर मर्द के साथ रात को घूमने निकल गई। मेरी इज्जत का तूने मजाक बना दिया। अवनी ने कांपते स्वर में कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं आरव? मैं तो सिर्फ आरुष को अस्पताल लेकर गई थी, इसमें आपकी इज्जत का मजाक क्यों बन जाएगा? फर्ज तो आपका बनता था अपने बेटे को अस्पताल ले जाने का, उसका इलाज करवाने का, और आपने तो साफ मना कर दिया था। अगर किसी पड़ोसी ने मदद कर दी तो उसमें आपकी इज्जत पर क्यों धब्बा लगेगा? यह सुनकर आरव और भड़क गया। उसने अवनी के बालों को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, बहुत चपड़ चपड़ जुबान चलने लगी है तेरी। अपनी हद में रहे। मेरा फर्ज क्या है और क्या नहीं, यह मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। बुखार ही था ना, मर तो नहीं रहा था तेरा बच्चा। आइंदा कभी ऐसी फालतू बकवास की तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि तेरी माँ तेरा चेहरा तक नहीं पहचान पाएगी। अवनी दर्द से करहा उठी तो आरव ने उसे जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। वह धड़ाम से गिर पड़ी और उस पर गालियों की बरसात करने लगा। सामने बैठे सास ससुर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ यह सब देख रहे थे। फिर सास बोली, बहुत अच्छा किया तूने बेटा, ज्यादा ही जुबान खुल गई थी इसकी। ऐसी औरतों को ऐसे ही ठीक किया जाता है। लगाम कस के रखेगा तो दिमाग ठिकाने रहेगा इसका। अवनी की सहन शक्ति की सारी हदें पार हो चुकी थी। उसने आरुष को सीने से लगाया, एक बैग में अपने और आरुष के कपड़े डाले और रात के 11 बजे घर से निकल पड़ी। हर कदम पर उसका मन डर और हिम्मत के बीच झूल रहा था, मगर वह एक बात अच्छे से जानती थी कि वह अपने बेटे को इस नरक में नहीं पालेगी।
अवनी की आ बीती उसके अपमान, तिरस्कार और आरव के क्रूर व्यवहार की दास्ताना सुनकर सबका कलेजा कांप गया। शारदा जी की आंखें आंसू से भीग गई। सविता जी और महेश जी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अवनी सिर झुकाए बैठी थी। शारदा जी ने उसका हाथ थाम लिया। उनकी उंगलियां कांप रही थी। बेटी, मेरी लाडो, तूने इतना सब सह लिया और मुझे खबर तक नहीं हुई। हम लोग तो तेरा घर फिर से बसाना चाहते थे, लेकिन यह क्या हो गया? अवनी ने कांपती आवाज में कहा। माँ, मैं नहीं चाहती थी कि आप परेशान हो। मैंने सोचा शायद चुप रहने से सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं गलत थी माँ। सविता जी गुस्से में बोली। उस आरव की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर हाथ उठाया, और तू अवनी, तूने भी चुपचाप सब सह लिया। यह दुनिया बड़ी तेज है बेटी। चुप रहने वालों के साथ ऐसा ही होता आया है। औरत की खामोशी को यह दुनिया उसकी कमजोरी मानती है। तू चुप रही, इसीलिए उन्होंने तुझ पर जुल्म किए। तुझे भी जवाब देना होगा, वह भी ढंग से। अगर कोई तुझे 2 बात सुनाए तो तू 4 बातें सुना। अगर कोई हाथ उठाए तो उसका हाथ पकड़कर तोड़ दे, और अगर कोई तुझे नीचे दिखाए तो सिर उठाकर बता दे कि तू दुर्गा का रूप है, कोई अबला नारी नहीं। अवनी की आंखें नम थी, लेकिन उनमें अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे वर्षों की घुटन को कोई रास्ता मिल गया हो। माँ, आप सही कह रही हैं, वह बोली। बहुत सह लिया मैंने। हर बार चुप रही, हर ताना, हर गाली, हर तिरस्कार पी गई, लेकिन अब नहीं। आपकी बातों ने सारा डर निकाल दिया। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब मैं आरुष के लिए भी और अपने लिए भी आवाज उठाऊंगी। महेश जी अब तक मौन थे, लेकिन अब उन्होंने आगे बढ़कर अवनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, शाबाश बेटा, यही तो बात समझने की है। तेरे चुप रहने से ही वो तुझ पर हावी हो गए। अब वक्त है कि तू अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो। रिश्ते में समझौते जरूरी होते हैं, लेकिन जब कोई रिश्ता तेरे आत्मसम्मान को कुचलने लगे तो उसे ढोना पाप है। हम जानते हैं कि तेरे ससुराल वालों पर भरोसा करना अब आसान नहीं, लेकिन बेटा, यह भी सच है कि हर रिश्ते को एक मौका मिलना चाहिए। अवनी ने धीरे से सिर हिलाया। बेटी, मुझे लगता है कि एक बार और तुझे कोशिश करनी चाहिए। अगर वह नहीं सुधरते तो हम खुद तुझे इस रिश्ते से आजादी दिलवाएंगे। समाज के डर से हम तुझे उस नर्क में नहीं भेजेंगे, यह मेरा वादा है। अवनी ने उलझन भरी नजरों से सविता जी की ओर देखा। माँ जी, फिर क्या मैं वापस चली जाऊं? उसकी आवाज में हल्की सी कंपकपी थी। अगर मैं गई तो वह लोग मेरा मजाक बनाएंगे, कैसी कैसी बातें सुनाएंगे, आप सोच भी नहीं सकती। महेश जी बोले। किसने कहा बेटी कि तो अभी वहां चली जाए? फिलहाल तू आराम कर। इतने दिनों बाद तुझे शांति भरा माहौल मिला होगा। अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने मायके में रह 2-4 दिन यहाँ आराम कर। फिर उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने दूसरे मायके में चली आना। अरे कुछ दिन हमारे साथ भी तो रहेगी ना? तेरी शादी के बाद हम तुझसे मिलने को तरस गए हैं। अवनी के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्यों नहीं बाबूजी, मैं जरूर आऊंगी। उस शाम न जाने कितने दिनों के बाद अवनी की हंसी गूंजी। शारदा जी ने रसोई में जाकर अवनी की पसंद के कड़ी चावल बनाए। सविता जी और महेश जी भी रुके और सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। आरुष को शारदा जी ने गोद में ले लिया और उसकी नन्ही हरकतों से सब हंस पड़े। खाने के बाद सविता जी और महेश जी जाने को तैयार हुए, मगर जाते जाते सविता जी ने अवनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, एक बात सुन ले बेटी, अब तुझे अपने ससुराल में फोन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तू अब अपनी जिंदगी की मालिक है, समझी? अवनी मुस्कुरा दी। अब अवनी अपनी माँ के घर पर थी। शारदा जी को अब अपनी बेटी के साथ वक्त बिताने का मौका मिला था और उनका मन हल्का हो गया था। अवनी जो ससुराल में अपमान और थकान से मुरझा चुकी थी, अब धीरे धीरे फिर से खिलने लगी है। शारदा जी सुबह उसे गर्म दूध और परांठे खिलाती और दिन में आरुष के साथ खेलती। अवनी को देखकर लगता था जैसे उसके चेहरे से उदासी की परतें हट रही हो। उसकी सेहत भी अब बेहतर होने लगी थी। रात को माँ बेटी देर तक बातें करती। 1 सप्ताह के बाद अवनी आरुष को लेकर सविता जी और महेश के घर पहुंची। जैसे ही उसने घर की चौखट पार की, सविता जी ने उसे गले से लगा लिया। आ गई मेरी गुड़िया,
उनकी आवाज में इतना प्यार था कि अवनी की आंखें भर आई। महेश जी ने आरुष को गोद में लिया और हंसते हुए कहा, अरे यह तो हमारा राजकुमार है, देखो कितना बड़ा हो गया। आरुष ने उनकी मूछें पकड़ ली और सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। सविता जी ने अवनी का पूरा ख्याल रखा। अवनी को ऐसा लग रहा था जैसे वह फिर से उसी समय में लौट आई हो जब वह विनय की पत्नी थी और उनका घर खुशी से गुलजार था। सविता जी और महेश जी के चेहरे पर भी वही पुरानी चमक लौट आई थी। अवनी के रूप में उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी। वह आरुष के साथ खूब हंसते खेलते रहते थे। आज आरुष के साथ खेलते हुए सविता जी को अपने बेटे विनय का बचपन याद आ गया। पुराने दिनों को याद करते करते उनकी आंखें नम हो गई। अवनी उनका दुख समझती थी, उसकी आंखें भी भर आई। फिर सविता जी बोली, विनय तो चला गया अवनी, मगर तू तो हमारी बेटी है। तुझे देखकर लगता है जैसे वह फिर से हमारे बीच है। बेटा तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन अब अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती, इसीलिए अब तुझे मजबूत बनना होगा। अवनी की आंखों में भी आंसू झलक आए। वह सविता जी के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। माँ जी, मैंने बहुत कुछ खो दिया, आपने मुझे जीने की हिम्मत दी। आप ना होती तो मैं शायद जिंदा भी ना रह पाती। सविता जी ने उसके आंसू पोंछे। बस मेरी गुड़िया, अब रोने की जरूरत नहीं, तूने बहुत सह लिया। अब तुझे फिर से हंसना है, जीना है, आरुष के लिए, अपने लिए। सविता जी और महेश जी और शारदा जी के प्यार और हौसले ने अवनी के भीतर एक नई ताकत जगा दी थी। करीब 10 दिन बाद ससुराल में सास और ननंद काम के बोझ से परेशान होकर आरव से अवनी को वापस लाने को कहने लगी। शाम को अवनी जब आरुष के साथ बैठी थी, उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर आरव का नाम देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने फोन उठाकर स्पीकर पर रख दिया ताकि सविता जी और महेश जी भी सुन सके। हेलो, उसने कहा। अवनी, तुम सब ससुराल वापस कब आ रही हो? आरव की आवाज में बेरुखी थी। अवनी ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोली, क्यों आऊं मैं वापस आरव? दोबारा वही जुल्म सहने, ताने सुनने या तुम्हारे थप्पड़ खाने? आरव भड़क उठा। इतना घमंड? हमेशा मायके में ही रहोगी क्या? कौन रखेगा तुम्हें वहां? और आरुष को बिना बाप के कैसे पालोगी? तभी सविता जी ने फोन अपने हाथ में ले लिया। मैं अवनी की माँ बोल रही हूँ और मुझे तुम्हारे माँ बाप से बात करनी है अभी इसी वक्त। आरव हकलाया। आप कौन? मैं सविता बोल रही हूँ, अवनी की दूसरी माँ। और याद रखना, अब अवनी तुम्हारी गुलाम नहीं है। अगर तुमने या तुम्हारे घर वालों ने उसे फिर से तंग किया तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां याद रखेगी। यह सुनकर आरव और उसकी माँ दोनों हक्के बक्के रह गई। तभी महेश जी ने इशारे से सविता जी को शांत किया ताकि मामला और ना बिगड़े। सविता जी ने थोड़ी नरमी से लेकिन दृढ़ता के साथ कहा, अगर तुम अपनी बहू को वापस लाना चाहते हो तो पहले सम्मान सीखो, वरना यह रिश्ता यहीं खत्म समझो। अगर तुम वाकई अपनी बहू को वापस ले जाना चाहते हो तो कल आरव को भेज देना, मगर इतना ध्यान रखना, अगर अवनी पर फिर से कोई अत्याचार किया, हाथ लगाना तो दूर, अगर कोई ताना भी मारा तो उसकी यह माँ तुम सबको नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह अवनी आरुष को गोद में लिए सविता जी और महेश जी के साथ शारदा जी के घर लौट आई। सविता जी ने शारदा जी से सारी बात पहले ही कर ली थी। उधर आरव की माँ सविता जी की बात सुनकर घबरा गई और आरव से बोली, बेटा तुम आज जाकर अवनी को ले आओ। यह सविता तो मुझे खतरनाक औरत लगती है, अवनी की माँ की जैसी सीधी नहीं है। यह ना हो कि कोई मुसीबत खड़ी हो जाए हमारे लिए। शाम के समय आरव अवनी को लेने पहुंच गया। सविता जी ने अवनी को भेजते वक्त कहा, अगर अब मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पत्नी है वह तुम्हारी, सम्मान के साथ उसे लेकर जाओ और उसका पूरा ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अवनी अपने ससुराल चली गई, लेकिन सब लोगों का दिल अवनी में ही अटका था। अवनी की चिंता शारदा जी और सविता जी को दिन रात सता रही थी। ससुराल लौटने के बाद 4-5 दिन सब लोग उसके साथ ठीक से पेश आए। सास और ननद सविता जी की धमकी से सहमी हुई थी, इसीलिए चुप रहने पर मजबूर थी। जब आरव ने पहली बार
कुछ ऊंची आवाज में बात की तो अवनी ने आंखों में आंखें डालकर कह दिया, अगर तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करोगे तो जवाब भी उसी सुर में मिलेगा। अगर सम्मान चाहिए तो पहले देना सीखो। आरव चौंक गया। यह वही अवनी थी जो पहले जरा भी बात पर डर जाती थी। उसकी आंखों में जो गुस्सा था उसने आरव को खामोश कर दिया। उसके बाद कुछ दिन ससुराल वालों ने मुंह बंद रखा। सविता जी की धमकी और अवनी की नई नई हिम्मत ने उन्हें काबू में रखा था, मगर धीरे धीरे उनकी पुरानी आदतें लौटने लगी। सास और ननंद ने फिर से ताने शुरू कर दी। छोटी छोटी बातों पर आरव को भड़काने लगे। देख आरव, तेरी बीबी तो अब हमें आंखें दिखाती है। यह मायके से क्या क्या सीख कर आई है बेटा। इसे काबू में रख, वरना यह सिर पर चढ़ जाएगी। आरव, जो पहले कुछ सुधारने की कोशिश कर रहा था, फिर से अपनी माँ और बहन की बातों में आने लगा। उसका लहजा फिर से तीखा होने लगा। अवनी हर बार जवाब देती, मगर तनाव बढ़ता जा रहा था। दोपहर जब आरव ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ ने तुरंत कहा, तुम्हारी बीवी को अब जवाब देना आ गया है। लगता है उसकी माँ ने खास ट्रेनिंग देकर भेजा है। आरव थका हुआ था, लेकिन माँ की बात ने उसे उकसा दिया। क्या हुआ? उसने चिढ़कर पूछा। पूछो अपनी बीवी से, कहती है सब मिल बांटकर काम करेंगे। आरव गुस्से में सीधे अवनी के पास पहुंचा। क्या चल रहा है यह सब? मेरी माँ कुछ कहे और तुम पलटकर जवाब दे दो, यह क्या तरीका है? अवनी ने शांत स्वर में कहा। देखो आरव, अगर तुम्हारी माँ मुझे सम्मान देगी तो उन्हें दोगुना सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर ताने मारेगी, उल्हाने देगी, तो उन्हें मेरी चुप्पी नहीं, मेरा जवाब मिलेगा। और रही बात घर के काम की, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। सबका घर है तो सबकी जिम्मेदारी है। सारे काम मिल बांटकर होंगे। मैं अकेली सब कुछ नहीं करूँगी। आपकी माँ और बहन को भी हाथ बटाना होगा। मगर आरव के चेहरे पर गुस्सा तैरने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा, अब तू मेरी माँ को जवाब देगी, उनसे काम करवाएगी? उसका गुस्सा अब सीमा लांघ चुका था। उसने अवनी की ओर बढ़कर सारी हदें तोड़ते हुए एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। रसोई में सन्नाटा छा गया, मगर अवनी अब वह अवनी नहीं थी जो चुपचाप आंसू बहाए। उसकी आंखों में आग भड़क उठी। उसने पलटकर अपनी सारी ताकत झोंकते हुए आरव के गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि पूरा कमरा गूंज उठा। उसके सास ससुर हक्के बक्के रह गए। हाय राम! सास ने सीने पर हाथ रखा। इस लड़की ने अपने पति पर हाथ उठा दिया, बेशर्म! ननंद की आंखें गुस्से से लाल थी। आरव भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तेरी इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाएगी? वह फिर से अवनी की ओर बढ़ा। उसका हाथ हवा में उठा, मगर अवनी एक कदम भी पीछे नहीं हटी। उसने आरव की आंखों में सीधे देखा और बुलंद आवाज में कहा, अगर अब मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करूंगी। बता दूंगी कि तुम मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हो। और हाँ सासू माँ, आज तो सिर्फ आपके बेटे पर हाथ उठाया है, लेकिन अगर आप सब अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो कल आपकी भी खैर नहीं। आरव का उठा हुआ हाथ हवा में ही ठहर गया। उसकी सास और ननंद का मुंह खुला का खुला रह गया। उस समय तो वह चुप रह गए, लेकिन अवनी की यह बेबाकी उनके गले नहीं उतर रही थी। रात का समय अवनी आरुष को थपकी देकर सुला रही थी, लेकिन दूसरी ओर आरव अपनी माँ के कमरे में बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था। सामने उसके सास ससुर बैठे थे। सास ने दांत पिसते हुए कहा, हद हो गई, अब तो उस लड़की ने मेरे बेटे पर हाथ उठा दिया, उसकी औकात उसे दिखानी पड़ेगी। तभी ननंद बोली, और ऊपर से धमकी देती है कि पुलिस में शिकायत करेगी। इसका कुछ करना ही होगा। आरव कमरे में बौखलाया हुआ चक्कर काट रहा था। उसका गुस्सा दहकते लोहे जैसा था, लेकिन दिमाग में एक शातिर योजना आकार ले रही थी। अब तो इसका परमानेंट हल निकालना पड़ेगा। समझती क्या है वह अपने आप को? उसकी सास घबराई। बेटा आरव, यह सब करते हुए अगर उस सविता को जरा सी भी भनक लग गई तो वह लोमड़ी की तरह चालाक औरत है। आरव की आंखों में अब शातिर मुस्कान फैल चुकी थी। आप बस देखती जाओ।
सब कुछ फुल प्रूफ होगा। ऐसा हल निकालूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस बात को 2 दिन बीते। 2 दिन से न तो किसी ने अवनी को उल्हाना दिया, न कोई ताना। आरो जो हर बात पर आग बबूला हो जाता था, कुछ ज्यादा ही शांत हो गया था। सास भी मीठी आवाज में बातें कर रही थी और ननद जो हर बात में खटकती थी, अब मुस्कुराकर सामने से निकल जाया करती थी। अवनी रसोई में खड़ी नाश्ता तैयार कर रही थी। मन ही मन सोच रही थी, मेरे एक थप्पड़ से इन लोगों की अकल ठिकाने आ गई। माँ सही कहती है, जो दूसरों से दब जाता है उसे और दबाया जाता है। जो अपने लिए खड़ा होता है वही अपना सम्मान बचा पाता है। अच्छा है जल्दी सुधर गए। अब शायद मैं और मेरा बच्चा इस घर में चैन से जी सके। नाश्ता निपटाकर वह जैसे ही किचन से निकली, सास ने बड़े प्यार से आवाज दी, बेटा अपनी आरुष तो अभी सो रहा है ना, तुम जाकर कपड़े धो लो, दोपहर का खाना भी मैं बना लूंगी। अवनी सास की बात पर मुस्कुरा दी और जी माँ जी कहकर वह कमरे में गई। जैसे ही सारे कपड़े उठाकर धोने के लिए पीछे के आंगन में जाने लगी, उसका फोन बज उठा। सविता जी का फोन था। आरव कमरे में सो रहा था, इसलिए अवनी फोन बाहर ही ले आए। पीछे के आंगन में कपड़े रखकर वहीं खड़ी होकर बातें करने लगी। इधर उसकी सास रसोई में बेचैन हो रही थी। उसकी नजर बार बार आंगन की ओर जा रही थी। तभी घर के मुख्य दरवाजे की घंटी बजी। सास का दिल धक से रह गया। अब यह कौन आ गया? उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, जो फुर्ती से दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर 4 पुलिस वाले खड़े थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। पुलिस वाले ने सख्त लहजे में पूछा, क्या यह आरव शर्मा का घर है? ननद की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। हाँ हाँ, लेकिन आप लोग? उसने घबराते हुए कहा। अवनी की सास, जो अब तक रसोई से बाहर आ चुकी थी, पुलिस को देखकर सुन रह गई। क्या बात है साहब? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। उनकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। आप यहाँ हमारे घर कैसे? पुलिस इंस्पेक्टर ने ठंडे कठोर लहजे में जवाब दिया। हम यहाँ आरव शर्मा, उसकी माँ और बहन को गिरफ्तार करने आए हैं। गिरफ्तार? अवनी की सास का चेहरा कागज सा पीला पड़ गया। लेकिन क्यों साहब? उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। तभी तक अवनी भी वहां आ चुकी थी। महिला इंस्पेक्टर ने एक कागज निकाला और सख्त स्वर में बोली, आप तीनों पर अवनी शर्मा के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप है। हमारे पास पुख्ता सबूत है। हत्या की साजिश? अवनी की सास ने अपने सीने पर हाथ रखा, जैसे कोई भारी बोझ उन पर गिर पड़ा हो। अरे साहब, यह कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी बहू तो एकदम ठीक ठाक है। अवनी बेटा, जरा सामने आ तो इन्हें बता, हम तेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करते हैं। उन्होंने अवनी की ओर देखा। उनकी आंखों में बनावटी मासूमियत और डर का मिश्रण था। हम तो सपने में भी ऐसा कुछ नहीं सोच सकते। सपने में नहीं मम्मी जी, आप लोग हकीकत में ऐसा कर सकते हैं, और किया भी है, अवनी ने ऊंचे स्वर में कहा। तभी दरवाजे पर एक और आहट हुई। सविता जी और महेश जी तेज कदमों से अंदर दाखिल हुए। सविता जी का चेहरा गुस्से से लाल था। बिना एक पल रुके वह आरव के पास पहुंची और जोर से उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तू जैसा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारी गलती थी जो तुझे एक और मौका दिया। सोचा शायद सुधर जाएगा, मगर आज साबित हो गया कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं होती। उन्होंने इंस्पेक्टर की ओर देखा। साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन सबको। इन्होंने मेरी बेटी की जान लेने की साजिश रची है। आरव, जिसके गाल पर अब भी तमाचे की जलन थी, उसने चतुराई भरे अंदाज में मुस्कुराने की कोशिश की। 1 मिनट, आपके पास क्या सबूत है? बिना सबूत के आप हमें ऐसे नहीं फंसा सकते। सबूत? सविता जी ने अपना मोबाइल निकाला और इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाया। फिर आरव से बोली, लो तुम भी देख लो सबूत। जेल जाने से पहले तुम्हारी यह आखिरी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। मोबाइल में वीडियो चलाई गई। एक छिपे कैमरे से रिकॉर्ड हुआ दृश्य था। पिछला दरवाजा खुलता है। आरव एक आदमी को चुपचाप वहां ला रहा है। वॉशिंग मशीन खोली जाती है। मोटर के भीतर एक विशेष हाई वोल्टेज वायरिंग जोड़ी जाती है। ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है कि जैसे ही अवनी
कपड़े धोने के लिए मशीन में पानी डालती, पूरी मशीन विद्युत चाल बन जाती और किसी को शक भी नहीं होता कि यह सब सोची समझी साजिश थी। सबको एक्सीडेंट ही दिखाई देता। फुटेज देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा कठोर हो गया। इतनी योजनाबद्ध हत्या की साजिश सोच भी नहीं सकते थे। उसने बगल में खड़े कांस्टेबल से कहा, अवनी की सास, ननद और आरव की आंखें जैसे पत्थर की हो गई। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी महेश जी बोले, तुम्हें क्या लगा आरव कि तुम्हारी नीयत जानने के बाद भी हम अपनी बेटी को तुम जैसे भेड़ियों के हवाले छोड़ देंगे? उन्होंने ठंडी नजर आरव पर डाली। तुम्हें शायद नहीं पता, इस घर के हर कोने में हिडन कैमरे लगे हैं और वह हमने उस दिन लगवाए थे जब तुम सब किसी रिश्तेदार की शादी में शहर से बाहर गए थे और अवनी आरुष के साथ अकेली थी। तभी दरवाजे की चौखट पर एक और आहट हुई। शारदा जी थी, अवनी की माँ। उनकी आंखों में चिंता का समंदर उमड़ रहा था। जैसे ही उन्होंने पूरा दृश्य देखा, अवनी का चेहरा, आरव की घबराहट और पुलिस की मौजूदगी, उनकी आंखों में आंसू की लहर दौड़ गई। तभी अवनी की सास चिल्लाकर बोली, तुम लोगों ने हमारे घर में छिपे हुए कैमरे लगवाए, यह कानूनन अपराध है। चटाक एक जोरदार तमाचा उसकी गाल पर पड़ा जो शारदा जी ने मारा था। अपराध हमने नहीं किया, अपराध तुमने किया है। अपनी बहू की जान लेने की साजिश रची है और अब कानून का डर दिखा रही हो। आरव अपनी माँ के बचाव में आया तो शारदा जी बोली, बेटा कहा था ना मैंने तुझे, क्या पता था मुझे कि तू बेटा कहलाने लायक ही नहीं है। मेरी बेटी की जान लेगा तू? कहते हुए उन्होंने उसे भी तमाचा जड़ दिया। फिर वह अवनी के पास आई, उसके सिर पर हाथ फेरा। तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? अवनी की आंखें डबडबा गई। वह मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शारदा जी का गला भर आया। उन्होंने अवनी का हाथ थाम लिया। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं तेरी इस हालत के लिए मैं भी दोषी हूँ। तूने कई बार बताया कि यह लोग तुझे तड़पा रहे हैं, तभी मैंने तुझे चुप रहने को कहा। यह तो भला हो सविता बहन और महेश भाई साहब का, जिन्होंने तेरी सुरक्षा के बारे में सोचते हुए यह कदम उठाया। जानती है बेटा, तुझे यहाँ भेजने के बाद न मुझे चैन आ रहा था, ना ही इन लोगों को। दिन रात हम सब तुम्हारे घर में होने वाली हर एक घटना पर नजर बनाए हुए थे। जैसे ही उन्होंने आरव की हर हरकत देखी, तुझे तुरंत फोन कर दिया ताकि तू संभल जाए, नहीं तो ना जाने आज कौन सा अनर्थ हो जाता। लेकिन बेटा, अब गलती सुधारने का वक्त आ गया है। अब यह लोग जेल में जाएंगे और तू हमेशा के लिए इस अनचाहे रिश्ते से आजाद हो जाएगी। पुलिस वालों ने हथकड़ियां निकाली। आरव, उसकी माँ और बहन को हथकड़ियां पहनाकर घर से बाहर ले जाया गया। बाहर मोहल्ले की भीड़ जमा थी। लोग खुशर फुसर कर रहे थे। देखो कितनी सभ्य बनती थी यह, और घर में बहू को मारने की साजिश रच रही थी। अरे इंसान कहाँ राक्षस है ये लोग। हथकड़ियों से बंधे तीनों लोग शर्मिंदगी से मुंह छिपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर क्या फायदा, इज्जत तो अब मिट्टी में मिल चुकी थी। मुकदमा अदालत में गया। कैमरों की फुटेज, वॉशिंग मशीन की छेड़छाड़ के सबूत और अवनी की गवाही इतनी पुख्ता थी कि वह तीनों किसी भी हाल में सजा से बच नहीं सकते थे। कुछ ही दिनों में यह मामला मीडिया की सुर्खियों में आ गया। तमाम न्यूज चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो क्लिप्स वायरल हो गई। देश भर में घरेलू हिंसा के मुद्दे पर बहस छिड़ गई। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही वह थी एक माँ, सविता जी की बहादुरी। एक माँ जो न केवल अपनी बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ी हुई, बल्कि चुप्पी की उस सामाजिक दीवार को भी तोड़ दिया जिसमें अक्सर औरतों को सहने की सलाह दी जाती है। जब रिपोर्टर्स ने अवनी से पूछा कि उसे इतनी हिम्मत कहाँ से मिली, तो उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि जो औरत खुद के लिए नहीं लड़ सकती वह कभी अपना जीवन नहीं संवार सकती। अदालत ने तीनों गुनहगारों को हत्या की साजिश रचने के जुर्म में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अवनी को तलाक भी मिल गया और वह उस जहरीले रिश्ते की बेड़ियों से आजाद हो गई। अवनी ने फिर से नौकरी शुरू की। एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी मिली थी। उसके पास अनुभव भी था
और अब आत्मविश्वास भी। उसने आरुष को एक सुरक्षित स्नेह भरा माहौल देने की कसम खाई थी। दफ्तर से लौटने के बाद अब वह खुद ही आरुष को संभालती। एक दिन एक कॉलेज की कार्यशाला में उसे महिला सशक्तिकरण पर बोलने के लिए बुलाया गया। वहां अवनी ने मंच पर कहा, मेरी कहानी हर उस औरत के लिए एक प्रेरणा है जो खामोश रहकर हर जुल्म को सहने को अपनी नियति मान चुकी है। एक बात याद रखना, डरना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा डर के साए में जीना सबसे बड़ा अन्याय है अपने साथ। उसी दिन पहली पंक्ति में बैठी एक लड़की की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अवनी की बातों ने उसके दिल के भीतर भी हिम्मत जगा दी थी। तो दोस्तों, यह कहानी हम सब औरतों की है। फर्क बस इतना है कि जिसने डटकर सामना करना सीख लिया वह जीत गई, और जिसने चुप रहकर जुल्म सहना चुना वह जिंदगी भर टूटती रही। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सविता जी ने जो कदम उठाया क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।